हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैनेज ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई एम इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी चादोन। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर था हमारा। इसमें हमने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, सप्लाई के बारे में पढ़ा, साथ में मार्केट इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया। सो इट वॉज अ वेरी बिग चैप्टर। सो दैट इज इसके पार्ट्स में रिवीजन आएगा। तो आज पार्ट 1 हम करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। रेवेन्यू वाला पोर्शन आपका इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसको चालू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट प्रिंस एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक आप सभी के लिए। एंड स्टूडेंट्स हम वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स फॉलो करते हैं, लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, चलो। तो सबसे पहले तो हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट्स में आएगा। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के हमारे कुछ ये पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। पहले हम लोग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास, टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच, इसको कवर करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट सप्लाई। तो 3 हमारे चैप्टर आते हैं इस यूनिट के अंदर। पहला आता है हमारे पास रेवेन्यू, फिर आता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और लास्ट में आता है हमारे पास सप्लाई। मतलब एक यूनिट के अंदर ही 3 यूनिट्स हमें कवर करने पड़ेंगे, है ना। तो हमें अच्छे से पढ़ना है ये वाले पार्ट को। क्लियर, बढ़े आगे। एंड उसके बाद ये पूरा सप्लाई वाला पोर्शन है, 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। कोई मुझे बता सकता है रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? अगर मैं कोई चीज़, सामान मैंने कोई बेचा है ना, ये पेन है, पेन को मैंने बेचा 20 रुपये में, तो मेरे पास जो 20 रुपये आए वो मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू। सो रेवेन्यू क्या होता है? एक रिटर्न चीज़ होती है ना। मतलब जो भी मैंने सेल किया है उसके बदले में जो मेरे पास पैसा आया है, दैट इज माई रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। जो आपने सेल किया है उसके बदले में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज योर रेवेन्यू, जिसको हम लोग रेवेन्यू को आर से डिनोट करते हैं। तो इफ वी से, from example, the amount of money received by a producer for the sale proceeds. For example, if a firm gets 20,000 by selling 100 tables, then 20,000 will be the revenue of the firm. अगर किसी फर्म ने 100 टेबल्स बेची है, ठीक है, उसके बदले में उसको 20,000 मिले, तो 20,000 क्या हो जाएगा? उसका रेवेन्यू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उसका 20,000 क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन द एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमी एंड हमें इसके सारे डिफरेंट टर्म्स पढ़ने हैं। क्लियर, समझ गए? इसमें कोई इन्फॉर्मेशन वाली ऐसी कोई नई चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है। रेवेन्यू बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। अब मुझे ये बताओ पहले, क्या रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर सेम? क्या रेवेन्यू और मेरा प्रॉफिट सेम होता है? अभी मैंने बात करी कि 100 टेबल्स के बदले मुझे 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये मैंने अभी आपको बताया कि मेरा रेवेन्यू है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा क्या? नहीं, रेवेन्यू इज नेवर इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू से जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करती हूं, अपने वेरियस एक्सपेंसेस को माइनस करती हूं, फिर जो मेरे पास अमाउंट बचता है ना, वो मेरे पास आता है, या तो वो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जरूरी नहीं कि वो प्रॉफिट हो। अगर 20,000 मेरे को मिले, बनाने का खर्चा ही मेरा 30,000 आया सपोज, मतलब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, बल्कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, तो ये क्या होगा? मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि जो भी मेरे पास पैसा आया है उसमें से कितना खर्चा हटाने के बाद जो मेरे पास अमाउंट बच रहा है वो मेरा प्रॉफिट होता है। सो रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। सो इट मीन्स that if sale increases then revenue will also increase. Revenue is not same as profit. अभी मैंने आपको समझाया, revenue is the sale proceeds, however profit is the exceeds of revenue over cost. So that is why profit का क्या फॉर्मूला होता है? जब मैं revenue में से खर्चों को हटा देती हूँ तब मेरे पास profit आता है। So there are 3 important terms revenue में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे total revenue, फिर पढ़ेंगे average revenue के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे marginal revenue के बारे में। इन तीनों के बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। समझ गए सभी? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। डन, ओके। सो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू? देखो, जैसे कि आपने डिफरेंट कॉस्ट में भी हमने टीसी, एसी,
एमसी के बारे में पढ़ा था, है ना। टोटल प्रोडक्ट में भी टीपी, एपी, एमपी के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली रेवेन्यू में भी हम पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। तो टर्म तो यही है, बस अलग हमारे पास नई चीज ऐड हो जाती है हर चैप्टर में। सो टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज टोटल रेवेन्यू। अगर प्राइस है 10 रुपए का एक पेन हमें मिलेगा, मैंने 20 पेन खरीदे, तो मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा, बेसिकली प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितनी हो गई 20, यानी मेरा टोटल रेवेन्यू या मतलब टोटल रेवेन्यू कितना आया मेरे पास 200। ठीक है, प्राइस कितना रखा था मैंने 10, कितने बिके मेरे 20 यूनिट उसके बिके, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 200। सो टोटल रेवेन्यू का बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म एंड इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विद द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल इफ अ फर्म सेल्स 100 टेबल्स फॉर 200 ईच टेबल, then we will get 20,000 as a total revenue। क्लियर, समझे सब, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। सो टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। बढ़े आगे। नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब मेरा जो टोटल रेवेन्यू आया जब उसको डिवाइड कर दूंगी पर क्वालिटी, मतलब कितना मैंने सोल्ड किया है पर क्वांटिटी को, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना जनरेट होके आ रहा है। तो अभी हमने बात करी थी कि मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आया था, 20,000 का आया था, तो मेरे पास 20,000 का टोटल रेवेन्यू जनरेट होके आया था। क्वांटिटी कितनी आई थी मेरे पास, कितनी क्वांटिटी मैंने बेची थी स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल जाएगा इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज 20,000 बाय सेलिंग 100 टेबल्स, 100 मैंने टेबल बेची थी, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आया था 20,000 का। तो मतलब मेरे पास इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि एवरेज कितना आ गया, दैट इज 200। तो एवरेज रेवेन्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 200। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर, समझ गए सब, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। Done? Okay. Now, average revenue is equals to the price. Very important point. That average revenue is equals to price. अब कैसे है सब ध्यान से देखेंगे। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर मैं सेम चीज को अगर ऐसे लिख दूं एवरेज रेवेन्यू को, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्यू से क्यू कटा तो सिर्फ पी बचा, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी। तो कहीं ना कहीं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये सोचो कि मैंने बोला कि टोटल रेवेन्यू, मैंने ये बताया आपको कि टोटल रेवेन्यू कितना था मेरा, सपोज 200 था, है ना। सो टोटल रेवेन्यू मेरे पास 200 था, मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है। सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। ठीक है, क्वांटिटी मैंने कितनी बेची 10, तो मेरे पास प्राइस कितना आता है कि मतलब मैंने अगर 10 क्वांटिटी बेची है, टोटल मेरे पास 200 आया है, तो एक की कितनी निकली 20। सेम फॉर्मूला मेरा उसके लिए भी तो निकल रहा है एवरेज रेवेन्यू के लिए। एवरेज रेवेन्यू भी तो ऐसे निकल रहा है ना, जब मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करी क्वांटिटी से। अगर सेम चीज अगर हम मार्केट में जाते कोई सामान खरीदने में, मैं बोल कितने खर्चा करके आई, मम्मी मैं 500 का खर्चा करके आई, तो वो बोलेंगे अच्छा कितने का लेके आई टॉप, मैंने मम्मी 500 रुपए में 2 टॉप आ गए, मतलब एक का खर्चा कितना हुआ 250। आपने क्या किया, कुछ नहीं, टोटल को डिवाइड कर दिया आपने, कितना बाय किया, तो आपके पास प्राइस आ गया। सेम फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू का भी होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बिल्कुल सेम है, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट सेल रिसिप्ट ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस इज ऑल्सो पर यूनिट, दोनों पर यूनिट पे निकलते हैं, इसलिए दोनों सेम है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से सभी। डन, ओके, सो दैट इज वाई दिस इज सेम। तो अभी दो चीजें पढ़ी हमने,
कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू का, वो भी क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू, और इसलिए वो इक्वल टू प्राइस हो जाता है। या आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, या टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये 3 फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं। क्या इतनी सी बात हमें क्लियर हो गई, समझ आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। क्विकली एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो पूरा मैंने अभी आपको लिखवाया सेम उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। अब मेरे पास आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, एम का मतलब ही क्या होता है, एक और एडिशनल यूनिट। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक और एडिशनल यूनिट, यानी जब मैं एक और चीज को, मैंने कोई सामान एक्स्ट्रा सेल किया, उसके बदले में जो एक्स्ट्रा मेरे पास पैसा आया, इनकम आई, अमाउंट आया, दैट इज माई रेवेन्यू का एडिशन। सो इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मैंने बोला है ना कि मैंने जब 100 यूनिट्स बेचे तो मेरे पास 200 रुपये आए, जब मैंने एक और यूनिट बेचा तो मेरे पास कितने आए, 10 रुपये एक्स्ट्रा आए, 210। तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास 10 रुपये आए वो क्या हो गया, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। एक्स्ट्रा इनकम जो मेरे पास आ रही है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो मेरे पास आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू का। द टी आर एन इज इक्वल्स टू टी आर एन माइनस 1। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। So it is the change in the total revenue from the sale of one more additional unit. क्या हम ये क्या बोल सकते हैं, it is the change in total revenue with a change in quantity. So that is why ये इसका पूरा आपको explanation given है, you don't have to go through this. Example देख लेते हैं. If the total revenue generated from the sale of 100 table is 20,000 and from the sale of 101 table is 2,500, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2,500 से जब मैं 2,000 को माइनस करूंगी, सॉरी 20,000 को माइनस करूंगी, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा 500 आ रहा है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डन? नाउ देयर इज वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू में बेसिकली हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, टोटल रेवेन्यू को ऑब्जर्व करते हैं और क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। सो दैट इज वाई हम इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू divided by change in quantity is also a formula to calculate marginal revenue. इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, as we already know marginal revenue is the change in the total revenue when one more unit of an output is sold. However, when the change in units of output sold is more than 1, then the previous formula can be difficult to use. अगर मुझे पता है कि एक का निकालना तो समझ आता है, जब मेरे को ज़्यादा क्वांटिटीज का निकालना है तो मैं हर एक का निकालते तो नहीं बैठूंगी कितना मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे अपने मार्जिनल रेवेन्यू के लिए। क्लियर? सब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। गॉट इट? आगे बढ़े, चलो। So let's take an example. If the total revenue from the sale of 100 table is 20,000 and 10 table जब मैंने एक्स्ट्रा बेची, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया 110 टेबल्स, तो कितना अमाउंट आ गया मेरे पास 24,500, देन द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी, फॉर्मूला क्या है मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू का, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आ गया, पहले 20,000 था, अब मेरे पास कितना हो गया 24,500, यानी मेरे पास क्या चेंज आ गया 4,500 का यहाँ पे चेंज आ गया। क्लियर? चेंज इन क्वांटिटी मुझे क्या देखने को मिला है कि पहले मेरे पास 100 टेबल्स थी, अब मेरे पास क्या थी 110 टेबल हो गई, यानी 10 टेबल एक्स्ट्रा हो गई, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 450। क्लियर? समझे सब इस बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल अच्छे से बढ़िया चलता है और फॉलो किया जाता है। गॉट इट?
क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले सीखे? सबसे पहले हमने सीखा कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस भी होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज TRN माइनस TRN माइनस 1। एक और फॉर्मूला कौन सा होता है, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये भी मेरे पास कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, इसका सभी स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। एवरीवन विल टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, बिकॉज ये बहुत नेसेसरी है कि हमारे पास सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिखे हों और कहाँ से डिराइव होते हैं ये भी हमें पता हो। ठीक है, समझ गए सभी? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो ना। अब एक और फॉर्मूला मेरे पास आता है टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू का जैसे हम लोग नहीं बोलते थे TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU, क्योंकि अगर मैं एडिशनल को ऐड कर रही हूँ, है ना, अगर मैं सबको एक एक अलग अलग तरीके से ऐड कर रही हूँ, तो मैं सबको ऐड कर दूंगी तो भी तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। सो दैट इज वाई अनदर वे टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू इज बाय एडिंग द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ऑल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये मेरा एक और फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो एक बार उसी फॉर्मूले में मैं लिख दूं, वेट आ जाएगा हमारे पास, उसी में मैं लिख देती हूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, ये था, एंड उसके बाद एक और लिख देती हूँ मैं, टोटल रेवेन्यू इज समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, समझ गए? तो ये मेरे पास फॉर्मूलेज है जो अभी तक हमने पढ़े हैं। टोटल रेवेन्यू निकालने का एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके से निकलेगा, एवरेज रेवेन्यू इस तरीके से निकलेगा। समझ गए? एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि रेवेन्यू जो होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। जब मैं अपने रेवेन्यू से कॉस्ट को हटा दूंगी तब मेरे पास प्रॉफिट जनरेट होके आता है। क्लियर? क्लियर? अब हमें जानना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, व्हाट इज रेवेन्यू, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, 3 टाइप्स को भी हम समझ चुके हैं। अब हमें जानना है रेवेन्यू को 2 तरीके से हम सीखते हैं, रिलेशनशिप कैसे निकालें। रेवेन्यू को 2 तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स में समझेंगे। जब हमारा जो प्राइस रहेगा कांस्टेंट रहेगा, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, एंड सेकंड सिनेरियो हमारे पास रहता है व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है प्राइस गिरता चला जाता है, पर यूनिट कॉस्ट हमारा कम होता जा रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्राइस कॉन्स्टेंट है। 2 सिनेरियोज में हमें पूरे रेवेन्यू चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू when the price remain constant, when the price remains constant। अब देखो हमने ये बोला है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अभी मैंने आपको समझाया है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो अगर प्राइस कांस्टेंट है मतलब मेरा एवरेज रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, एक बार इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर होता है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर रहते हैं उनको सारी खबर रहती है, कस्टमर नॉलेज इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। एंड यहाँ पे प्राइस कौन मेक करता है, इंडस्ट्री, एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन स्टूडेंट्स एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं। तो आपको पता है जब हमारे पास बहुत कंपटीशन रहता है तो सब्स्टिट्यूशन इतने जल्दी अवेलेबल है तो आप ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं सकते प्राइस, है ना। तो यहाँ पे होमोजीनियस नेचर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल डिट्टो सेम एक जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं, होमोजीनियस इन नेचर। फिर हमारे पास रहता है कस्टमर को पूरी नॉलेज रहती है कि भाई मार्केट में कितने प्राइस में कौन सी चीज़ बिक रही है, तो आप उनको बिल्कुल भी ठग नहीं सकते। और यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होता है इंडस्ट्री डिसाइड करती है, यानी फर्म के पास कोई
ऐसा तरीका नहीं जिससे वो प्राइस डिसाइड कर पाए। जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर रखा है, मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस सेट हो गया है वही प्राइस आपको मानना पड़ता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। Therefore, in perfect competition, price is always constant. Clear? All of you, please take a screenshot of this one fast. ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास क्या रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहेगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं, कस्टमर के पास पूरी नॉलेज रहती है, प्राइस मेकर कौन रहता है इंडस्ट्री, प्राइस टेकर कौन रहता है हमारे पास, हमारा फर्म। इसलिए जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस वाली कंडीशन की, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, हम बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन की बात करें जहाँ पे मार्केट हमारा परफेक्ट कंपटीशन में है, मतलब मेरा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, फर्म प्राइस अपनी तरह से तय नहीं कर सकता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे हम ये मान के चलेंगे कि हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन स्टूडेंट्स, तो परफेक्ट कंपटीशन की कौन कौन सी खूबियां हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और मैंने रिवाइज भी करा दिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि जब मेरा प्राइस कांस्टेंट है मतलब मेरा AR भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, बिकॉज AR इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, सो अगर जब भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एनी फर्म इन द इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, क्योंकि फर्म इज द प्राइस टेकर। Now, the sale of a product can be higher or lower at the same price only, and this implies that the sale of any additional unit will be same as AR. मतलब जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा, एवरेज रेवेन्यू सेम रह रहा है, प्राइस सेम रह रहा है, तो जितना भी चेंज आएगा आपका टोटल रेवेन्यू में डिपेंड करता है कि कितना आउटपुट आप प्रोड्यूस करो, कितने आउटपुट आपने बेचे, है ना। सो लेट्स सी कैसे इसका पूरा ग्राफ बनेगा। तो सपोज वी आर टेकिंग अ सिचुएशन कि हमने यूनिट सोल्ड किए 1 2 3 4 5, तो ये हमने यूनिट सोल्ड करे, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा और हमें पता है कि प्राइस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्राइस इज इक्वल्स टू योर एवरेज रेवेन्यू, इसलिए एवरेज रेवेन्यू मेरा पूरा कांस्टेंट रहेगा 10 10 10 10 10, बिकॉज हम कौन सा सिनेरियो पढ़ रहे हैं जहाँ पे मेरा प्राइस कांस्टेंट है। अब मुझे पता है टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। तो जब मेरा प्राइस सेम है तो मतलब से चेंज क्या होती है, क्वांटिटी चेंज हो रही है ना। सो लेट्स सी, जब मैंने एक क्वांटिटी परचेज करी 10 रुपीज़ की तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया 10, फिर जब मैंने एक और करी तो मेरे पास 20, 3 पे 30, 4 पे 40 एंड 5 पे 50, तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू, बिकॉज टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या कहता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्लियर? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का बेसिकली हम लोग चेंज इन टोटल रेवेन्यू निकालते हैं डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी से, है ना। सो हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू हमारा किससे चेंज हो रहा है, 10 10 से, तो आपने देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 10 10 से ही बढ़ रहा है। तो हमने ये नोटिस किया कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है और मेरा एवरेज रेवेन्यू है ये तो सेम ही निकलेगा, क्योंकि मेरा प्राइस और एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, सिर्फ आउटपुट में चेंज आ रहा है। तो मुझे पता है कि चेंज भी मेरा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज मेरा प्राइस भी तो सेम है। देखो ऐसे समझो, अगर 100 रुपये की टी शर्टें बिक रही हैं, मैं 2 टी शर्ट लूँ तो मेरे 200 रुपये बनेंगे, 3 टी शर्ट लूंगी तो मेरे 300 रुपये बनेंगे। मेरा जो ये चेंज आ रहा है वो तो हर बार सेम ही रहेगा ना, बिकॉज मेरा प्राइस सेम है, भले मैं कितनी भी चीज़ें परचेज कर लूँ। इसलिए जब भी मेरा प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो आपको ये समझ के चलना है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू प्राइस, एंड यही चीज़ इक्वल टू डिमांड भी रहेगी। ये भी याद रखना है आपको, यही चीज़ इक्वल्स टू डिमांड भी रहेगी, बिकॉज डिमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, तो ये भी तो वही कह रहा है ना कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। दैट इज वाई याद रखना कि ये वाला जो पूरा सिनेरियो है ना, ये क्या रहेगा, दैट इज प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। ये वाला आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको मार्क करना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका सभी जल्दी से। तो हमें पता है कि जब भी हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, परफेक्टली इलास्टिक। सो दैट इज वाई जो डिमांड कर्व हमारे बन के आ रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। क्या सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ये पूरे स्केड्यूल से समझ लिया कि किस तरीके से हमारा पूरा ग्राफ भी बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या एक रिलेशनशिप रहता है उसको हम देख लेते हैं। सो इन मार्केट्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। और हमने देखा कि टीआर एमआर के बीच का अगर हम डिफरेंस भी देखते हैं
टी आर और एम आर देखो कि टी आर हमारा इंक्रीज होता चला जाता है, एम आर तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारा पता है कि टी आर कैसे रहेगा, 1 लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 है, तो टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू तो मेरा ऐसे ही जा रहा है ना। सो दैट इज वाई हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इन मार्केट्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे बिल्कुल ही प्राइस चेंज नहीं होता है, द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी हायर और लोअर एट द सेम प्राइस ओनली, एंड सिंस एम आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एम आर इज इक्वल टू ए आर एंड टी आर ऑल्सो इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, कि जो टोटल रेवेन्यू है वो हमारा तो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, बिकॉज सेम स्पीड पे बढ़ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि कर्व हमारा ऐसा 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 जाएगा, सेम स्पीड पे बढ़ रहा है, दैट इज वाई कर्व हमारा ऐसे ही रहेगा। और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व। क्लियर, समझे मेरी बात को? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। Hence total curve जो हमारा रहता है रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप एज टी आर इज 0 at 0 लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट विद द इंक्रीज इन सेल्स। टी आर कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो हमारा टोटल टी आर जो टोटल रेवेन्यू का कर्व रहता है वो हमेशा 0 से इसलिए स्टार्ट रहता है बिकॉज अगर मैंने कोई चीज़ परचेज नहीं करी तो नहीं करी, कोई रेवेन्यू मेरा नहीं रहने वाला। तो अगर मैंने कोई चीज़ अभी बेची ही नहीं है तो 0 ही रहने वाला है। दैट इज वाई टोटल रेवेन्यू का कर्व कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे पूरा हमारा स्केड्यूल जो हमें गिवन है, सेम स्केड्यूल है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो इसका कैसे बनेगा ग्राफ, देखो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा हमारा, इस तरीके से बढ़ेगा बिकॉज 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे मैंने कुछ परचेज नहीं किया या मैंने कुछ बेचा नहीं, बिकॉज हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो टोटल रेवेन्यू मतलब कि जो मैंने सामान बेचा उसके बदले में जो मेरे पास अमाउंट आया, द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग द कमोडिटी। व्हाट इज रेवेन्यू, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी। तो जो मैंने सामान बेचा उसके बदले में जो मेरे पास पैसा आया, अगर मैंने कोई सामान नहीं बेचा तो मेरे पास पैसा भी कुछ नहीं आना। सो दैट इज वाई जो मेरा टोटल रेवेन्यू का कर्व रहेगा, स्टूडेंट्स हमेशा समझना कि वो यहाँ से ही शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। क्यों, बिकॉज द 0 लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड द रेवेन्यू विल ऑल्सो बी 0। जब मैंने अभी कुछ सामान बेचा ही नहीं है तो मेरे पास पैसा आएगा कहाँ से, सो माई टोटल रेवेन्यू विल बी 0। बाकी ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज जब भी हम बात करें प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है। सो दैट इज वाई एक ही स्पीड पे ही आगे बढ़ता है। बाकी मार्जिनल रेवेन्यू तो हमने जान के रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व बन जाएगा, किसका, टोटल रेवेन्यू और एमआर का। क्लियर, इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरीके से हमारा पूरा कर्व बना रहेगा, साथ में आप डिमांड कर्व भी अभी से ही लिखना सीख लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर। तो हमें पता है प्राइस लाइन क्या है हमारे पास, प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्केट रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्लस योर डिमांड कर्व, ये सारी चीजें इक्वल रहेंगी। टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है वो 0 से शुरू होगा बिकॉज अगर मैंने अभी कोई सामान बेचा नहीं है तो मेरे पास क्या ही रेवेन्यू आएगा, एंड 10 रुपये अगर मैंने प्राइस सेट कर रखा है तो मेरा ये सब इक्वल रहना पड़ेगा। अगर सपोज 30 रुपये मेरा कोई प्राइस होता तो मेरा कुछ इस तरीके से पूरा कर्व बनता, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। आगे बढ़े, समझ गए सभी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके अब ये याद रखना कि हमें पता है ना कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का ये वाला जो पूरा जोन है ये क्या है, समीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू ही है। ठीक है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, यानी मैं आपसे बात कर रही थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। अब मैं बात कर रही हूं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारे पास जैसे कि आता है मोनोपोली, है ना, ओलिगोपोली। अब जैसे कि पहले ये सब आपके कोर्स में थे, अब नहीं है, सीबीएसई ने भी इसको हटा दिया, सो वी विल नॉट स्टडी इट। लेकिन मोनोपोली और ओलिगोपोली भी जैसे कि डिफरेंट मोनोपोलिस्टिक, ये हमारे इम्परफेक्ट मार्केट रहते हैं, मतलब जहाँ पे प्राइस चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में रहता है।
The price tends to fluctuate and adjust according to the market forces of demand and supply. A firm can increase its volume of sales only by decreasing the price, so the AR falls with the increase in sales. अब देखो हमें पता है कि ये तो एक, अब ये रियलिटी वाला थोड़ी चीज़ आ गई। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़्यादा से सामान बिके, अगर मेरी कोई फैक्ट्री, मैंने कोई नई चीज़ बनाई है, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीदे, तो मुझे थोड़ा बहुत प्राइस तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई हम तो ये जानते हैं ना कि जब भी अगर हम बात करते हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती हूँ तो कहीं ना कहीं प्राइस को मुझे कम करना पड़ेगा। और प्राइस किसके इक्वल है? एवरेज रेवेन्यू के। तो अगर मैं प्राइस को कम कर रही हूँ मतलब एवरेज रेवेन्यू को कम कर रही हूँ ना। अगर मैं प्राइस को कम कर रही हूँ मतलब मैं एवरेज रेवेन्यू को कम कर रही हूँ। नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज अब मेरा एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा मार्जिनल रेवेन्यू में भी इन्फ्लुएंस दिखेगा। एज ए रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों के जो कर्व रहते हैं वो हमेशा आपको ऐसे दिखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के। क्लियर? समझे इस चीज को? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या है हमारा यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, तो पहले हमारे कितना आउटपुट सोल्ड किया हमने? 1 2 3 4 5। प्राइस देखो, प्राइस बेसिकली हमारा एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू मेरा गिर रहा है, तभी मेरा टोटल रेवेन्यू आप देखोगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो यहाँ पे 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4.5 हुआ, 2 हुआ, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा है। समझ गए? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी जो आपके प्राइस है इंटू क्वांटिटी आप करते हुए चले जाओ, तो क्या हो गया? 1 इंटू 10 10 हो गया, 2 इंटू 8 16 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, 4 इंटू 4.5 18 हो गया, एंड 5 इंटू 2 हो गया 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू का पूरा आ गया। अब क्या बात आ रही है मेरे पास? मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते, कोई मुझे बताएगा? दैट इज टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। तो बेसिकली क्या करना है, ये वाली वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, ये इसको माइनस किया 6 आया, इसको माइनस किया 2 आया, 18 में से 18 को माइनस किया 0 आया, एंड देन मेरे पास -8 आ गया। तो हमें पता है ना, जब भी हमने अभी तक जितनी ही मार्जिनल की चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे मार्जिनल MU हो, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, ये सब फॉल होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई जो मेरा MR का कर्व रहता है वो भी एक तरीके से फॉल होके हमारा नेगेटिव की ओर जाता है, और एवरेज रेवेन्यू मेरा कभी नेगेटिव नहीं रहेगा, याद रखना, है ना। एवरेज रेवेन्यू भी फॉल करेगा लेकिन कम स्पीड पे गिरेगा एज कंपेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? दैट इज वाई इसका जो कर्व है थोड़ा आपको ऐसा दिखेगा, फ्लैटर दिखेगा एज कंपेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? सबको ये वाला स्केड्यूल याद होना चाहिए। So both AR and MR fall with an increase in output. However, MR falls at a rate more than the rate of AR, making the MR curve steeper than the AR curve. MR curve can be 0 and negative while AR remains positive, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? Everyone will take a screenshot of this one fast. ठीक है? क्लियर? समझे वाली चीज को? आगे बढ़े? ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? इट मस्ट बी नोटेड दैट MR कैन फॉल टू 0 एंड कैन बिकम नेगेटिव। जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन AR कभी भी नेगेटिव नहीं रहता बिकॉज TR हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये मेरे पास 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। चलो बढ़े आगे। Now, the relationship between TR and MR when price falls with the rise in output. अब जैसे कि हमने AR MR के बारे में पढ़ा, अब मुझे टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में समझना है। अब इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि मार्केट का जो प्राइस है फ्लक्चुएट होता है, राइट। सो लेट्स सी कि कैसे सिचुएशन रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा स्केड्यूल। मेरे पास यूनिट सोल्ड हैं 1 2 3 4 5। एवरेज रेवेन्यू मेरा गिर रहा है बिकॉज प्राइसेस मेरे गिर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू मेरा ये है, और मार्जिनल रेवेन्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से मेरा टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है।
अभी मैंने देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, जहाँ पे वो एक तरीके से एक्स एक्सिस को टच करके बाद में नेगेटिव हो गया था। अब जब मैं टोटल रेवेन्यू की बात करती हूँ, टोटल रेवेन्यू का कर्व आप देख सकते हो कि इनिशियली क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ा, 10 से 16 हो गया, फिर 16 से 18 हुआ, फिर 18 से 18 रहा। मतलब पहले बहुत अच्छी स्पीड में बढ़ रहा है, फिर थोड़ी स्पीड कम हो गई, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर फॉल करने लग गए। जैसे कि टीपीएमपी का हम लोग पढ़ते थे ना, सेम हमारा यहाँ पे चलेगा टीआरएमआर का। सो टीआर मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे रहता है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 0 रहेगा। तो व्हेनेवर टीआर इज एट मैक्सिमम, ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा वो 0 पे रहेगा। सो यू कैन सी कि टोटल रेवेन्यू मेरा 18 यहाँ पे मैक्सिमम पे है और मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 0 रहेगा। अगर आपने टीपीएमपी को समझा है, ठीक है, आपने टीपी और एमयू को समझा है, तो आपको ये वाला कुछ अच्छा लग रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा नया सा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम है। देखो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, टीपीएमपी पढ़ ली है ना, उसके बाद हमने टीयूएमयू पढ़ लिया, अभी हम टीआरएमआर पढ़ रहे हैं। इन सब में पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये ना ये सारी चीजें बदल जाती, MUR इसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है, बाकी पूरा टोटल का, मार्जिनल का, सबका कॉन्सेप्ट सेम रहता है ना। तो इसमें भी जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज जो मेरा टोटल रेवेन्यू है इनिशियली इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे, फिर कॉन्स्टेंट होकर फॉल होने लगता है। हमें पता है कि जब भी टोटल मैक्सिमम पे रहेगा तो मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा मेरा मिनिमम पे ही रहता है, राइट। सो माई मार्जिनल रेवेन्यू विल बी एट मिनिमम and my total revenue will be at maximum। क्लियर, ये चीज हम समझ गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, किसका, टोटल रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू फॉल जरूर करेगा लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वहीं पर जो मार्जिनल रेवेन्यू मेरा बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, क्या इतनी बात हम समझ गए? सभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। आगे बढ़े, पक्का, डन ना, क्लियर। अब इनका बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। सो द टीआर कर्व इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव, reaches its maximum when MR is 0 and starts to decline when MR becomes negative। तो जैसे कि हम जब इसकी ग्राफ की पूरी बात कर रहे थे, हमें पता है कि अगर टीआर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, इफ टीआर इज इंक्रीजिंग एमआर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि एमआर यहां से शुरू हो रहा है। As soon as TR also starts falling, MR also starts falling, but ये भी पॉजिटिव रहता है। As soon as total revenue becomes maximum, ये मिनिमम बन जाता है, और उसके बाद जैसे ही टोटल रेवेन्यू गिरता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरने लगता है। ये क्या है, दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप है। सो TR इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव एंड TR इज एट मैक्सिमम व्हेन MR इज 0, राइट, एंड TR स्टार्ट्स टू डिक्लाइन व्हेन MR इज नेगेटिव। क्लियर, डन स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर, जैसे कि आपने टीपीएमपी के बारे में पढ़ा है, सेम चीज हमारा टीआरएमआर का भी रहता है। क्लियर, समझ गए सभी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का, गॉट इट, क्लियर, चलो ठीक है, समझ गए। जब तक हमारा टीआर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमआर भी हमारा बढ़िया बढ़ेगा। जैसे टीआर धीरे धीरे कम स्पीड में बढ़ने लगता है, एमआर ही फॉल होने लगता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है। लेकिन कब तक पॉजिटिव रहेगा, जब तक मेरा टीआर मैक्सिमम नहीं पहुंच जाता। जैसे ही टीआर मेरा मैक्सिमम पहुंचेगा उसका भी सबर टूट जाएगा, वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो। सो व्हाट इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस रिमेन सेम और फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। ये डिपेंड करता है ना, बिकॉज अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट है तो मेरा तो AR MR सब सेम है भैया। अगर प्राइस गिर रहा है तो मेरा MR ऐसा हो जाता है, AR ऐसा हो जाता है। तो आप ये बताइए कि आप कौन से सिनेरियो में पूछ रहे हैं, है ना, कौन से सिनेरियो में पूछ रहे हैं, तो हमें ये जानना रहता है। तो सबसे पहले याद रखना है ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस रिमेन्स द सेम और फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। हाउएवर इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द नेचर ऑफ प्राइस with the rise in output following general reflections are taken। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा कि भाई प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा है प्राइस फॉल्स, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। क्या पता प्राइस बढ़ रहा हो
है ना। तो इसलिए अगर मुझे कुछ चीजें मेंशन नहीं होती तो मैं कुछ चीजें अज्यूम कर लेती हूँ। उस अजम्पशन के केसेस में क्या हमारा एक रिलेशनशिप रहेगा उसको देखते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस व्हेन एमआर इज हायर देन एआर। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला पॉइंट आप देखो कि यहाँ पे दोनों इंक्रीजिंग रेट पे हो रहे हैं, लेकिन एमआर ज्यादा स्पीड पे बढ़ रहा है एज कंपेयर टू एआर, लेकिन एआर लंबे समय तक इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू एमआर। एमआर का ध्यान रखना, जब भी मार्जिनल है ना उसको हमेशा जल्दी रहती है, ये याद रखना। सो एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस व्हेन एमआर इज हायर देन एआर। तो जब भी एमआर जो है मेरा ज्यादा रहेगा एआर से, जैसे कि ये वाले सिनेरियो में क्या है कि एमआर ज्यादा है किससे एज कंपेयर टू एआर, तो हम देख रहे हैं कि एआर इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपने एमसीएसी के बारे में पढ़ा था ना, सेम वो चीज हो रही है, ध्यान से देखना। अब क्या हो रहा है, एआर इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट व्हेन एआर इज इक्वल टू एआर। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एआर। और उसके बाद आप देखोगे कि मार्जिनल रेवेन्यू मेरा फॉल होने लगता है और एवरेज रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होने लगता है। आफ्टर दिस क्या होता है यार, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड बोथ स्टार्ट्स टू फॉल। क्लियर, समझ गए। ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब मेरे को कोई भी चीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि वो प्राइस के बेसिस से पूछ रहे हैं, किसके प्राइस कांस्टेंट है कि फॉल हो रहा है, हमें कुछ मेंशन नहीं है, तब हमारे पास ये वाला सिनेरियो आता है। तो तीन हमारे इसमें ग्राफ्स बनते हैं, तीन ग्राफ्स बनते हैं, याद रखना। एक तो जब है कि मेरा प्राइस कांस्टेंट है तो क्या होगा, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस। ये कब होगा, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर अगर मेरा प्राइस गिर रहा है विद द इंक्रीज इन आउटपुट तो मेरा MR कुछ इस तरीके से होगा, AR कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मेरा प्राइस का कुछ मुझे पता नहीं है तो उस केस में क्या होगा, MR मेरा ऐसा रहेगा और AR कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर। तो ये तीन ग्राफ्स बनते हैं AR MR के ही। ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। समझ गए सभी, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट आ गया है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, मतलब रेवेन्यू वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कोई मुझे बता सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रहता है, इक्विलिब्रियम का मतलब रहता है एक सैचुरेशन पॉइंट जहां पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसने एक मैक्सिमम बेनिफिट अटेन कर लिया है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब किसी प्रोड्यूसर्स को कब अच्छा लगेगा, जब उसको पता चलेगा कि उसने प्रॉफिट अर्न किया है। अभी जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू किया था रिवीजन का, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रेवेन्यू है इट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। याद रखना, जो रेवेन्यू है मेरा इट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मैंने 10,000 रुपए कमाए हैं तो 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं, 10,000 रुपए मेरा रेवेन्यू है। जब इसमें से मैं खर्चे माइनस कर दूंगी, सपोज 8,000 के मैंने खर्चे माइनस कर दिए, तो जो 2,000 मेरे पास बचे हैं वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो सारे एक्सपेंसेस और कॉस्ट को हटाने के बाद रेवेन्यू में से जो मेरे पास अमाउंट बचता है वो होता है प्रॉफिट। तो अगर कोई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है तो वो चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, राइट। तो जब भी हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की तो प्रॉफिट की बात आती है, बिकॉज जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज्यादा प्रोड्यूसर्स एट इक्विलिब्रियम रहेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, इट इज अ पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर इट इज एट मैक्सिमम बेनिफिट, right? So profit refers to the excess of receipts from the sale of goods over the expenditure incurred on producing them. मतलब कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं कॉस्ट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर, ओके। So what is producers equilibrium? It refers to the price and the output combination which brings maximum profit to the producer and the profit declines as more is produced। यानी दो कंडीशन आती हैं, क्योंकि हम इसमें दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या है, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को फिर से। क्या लिखा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू दैट प्राइस, उस प्राइस कॉम्बिनेशन पे जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल गया है। तो पहला क्या है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया है,
सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है कि उसके बाद अगर इस कंडीशन के बाद आपने भी बेचना सामान शुरू कर दिया, मतलब आपने कंटिन्यू किया प्रोडक्शन करना, तो आपका प्रॉफिट अगर डिक्लाइन होने लग गया तो आप समझ जाओ कि आप एक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे हो। मतलब इससे ज्यादा फायदा आपको नहीं हो सकता इस डील से। क्या सिचुएशन है? पहला कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर लिया और उसके बाद आपके प्रॉफिट लगातार गिर रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि इससे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन कर चुके हो। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से। समझ गए? तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आपने प्रॉफिट अटेन कर लिया हो और उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो, तब आप समझ जाइए कि आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, इसके आगे प्रोडक्शन करने का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर? नाउ देयर आर टू मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। दो तरीके के मेथड्स है हमारे पास। एक है हमारे पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड एक है हमारे पास MRMC अप्रोच। अब देखो, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू भी पढ़ चुके हैं, है ना। कोई मुझे बताएगा टोटल कॉस्ट का किस तरीके से बनता है कर्व? टोटल कॉस्ट का इनवर्सली एस शेप कर्व बनता था। टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कब? जब हम बात करते हैं प्राइस मेरा कांस्टेंट है ना, और अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता तो कुछ इस तरीके से मेरा टोटल रेवेन्यू का कर्व बनता है ना। तो ये तीनों चीजें हमने देखी हैं, समझी हैं। ओके, तो पहला मेरे पास क्या रहता है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच रहेगा और दूसरा है मेरे पास MRMC अप्रोच। किसी किसी स्कूल में सिर्फ TRTC अप्रोच पढ़ाया गया है, किसी किसी स्कूल में सिर्फ MRMC अप्रोच पढ़ाया गया है ना। तो जरूरी नहीं है कि दोनों कोर्सेज आप दोनों जो आपके अप्रोचेस हैं आपके कोर्सेज में हो, तो घबराना नहीं है अगर आप सोचो कि मैम क्या नया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों चीजों को कंसर्न में लेके पढ़ाऊंगी मैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो कि देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का बेसिक से फंडा यही कहता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और उसके बाद क्या होगा कि आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है, चलें आगे। नाउ प्रोड्यूसर्स कैन अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। इसमें भी सेम चीजें रहेंगी। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, दैट इज अ इम्परफेक्ट कंपटीशन। So producers equilibrium is determined in terms of profit, like consumer producers also aim to maximize their satisfaction level. A producer is someone who provides goods and services to consumer in exchange for the revenue, and producer needs to incur expenditure to produce those goods. The excess of revenue over the cost is profit. So producer का काम है अपने profit को maximize करना. What is the goal of the producer? कि minimum cost में maximum profit generate करना। रेवेन्यू नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे अटेन करना है। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़े? पक्का? सो व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? इट इज रिफर्स टू द प्राइस एंड द आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, इसका हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं, तो इसमें हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इस वाले का इसको। ठीक है, दो अप्रोचेस है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास अजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं, हर लॉ को पढ़ने से पहले, हर चीज को पढ़ने से पहले देयर आर वेरियस अजम्पशंस जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। तो पहला क्या है हमारे पास? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Producers are assumed to aim at maximizing their profits, which is difference between total revenue and total cost. पहला गोल, पहला असम्पशन यही है कि कोई भी प्रोड्यूसर किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही काम कर रहा है। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि मेरी टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, यानी जब तक मैं ये ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि सेम टेक्नोलॉजी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज मैंने दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करी है, कल मैंने दूसरी यूज करी है, बिकॉज ऐसे तो हम लोग कंपेयर कर नहीं पाएंगे। सो दैट इज वाई मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी मैंने लगाई है वो फिक्स्ड है। ठीक है, सो द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड द मेथड यूज बाय द प्रोड्यूसर आर अज्यूम्ड टू रिमेन फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। टेक्नोलॉजी कैन चेंज टिपिकली कंसिडर्ड इन द लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग रन में चेंज हो सकती है, फिलहाल अभी जितना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें फिक्स्ड ही रहनी है। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड इनपुट प्राइसेस, मतलब जो भी मैंने रॉ मटेरियल्स यूज करें, इनपुट्स यूज किए, उनके प्राइसेस भी फिक्स्ड हैं, फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में प्राइसेस वेरी कर सकते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? कम समय में चीज़ों को बदलना। शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कवर कर सकते हैं और उसी को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को। वहीं पे लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स हमारे पास वेरिएबल हो जाते हैं, बिकॉज जब मेरे पास ज़्यादा समय रहता है तो मेरे लिए हर एक चीज़ को करना पॉसिबल रहता है। रैशनल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, रैशनल का मतलब रहता है टू बिहेव और टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। सो प्रोड्यूसर्स आर अज्यूम टू बी रैशनल डिसीजन मेकर्स, मतलब बिल्कुल सही डिसीजन मेकिंग करते हैं, हु मेक चॉइसेस दैट आर इन द बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सिंगल आउटपुट का? द एनालिसिस टिपिकली अज्यूम्स अ सिंगल प्रोडक्ट और एन आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। मतलब ऑफकोर्स कोई भी अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो एक कंपनी 3-4 प्रोडक्ट्स तो बनाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो ये हमारे पास कुछ assumptions हैं। ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। समझ गए सभी? आगे बढ़े हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? TRTC अप्रोच। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना, कि कितना क्वांटिटी कितना प्राइस, वो मेरा टोटल रेवेन्यू होता है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल, है ना, कि जो सबसे ज़्यादा हमारा प्रोड्यूसर कब होता है? जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। हमें पता है कि TRTC अप्रोच में बेसिक सा फंडा हमारा यही कहता है, फर्स्ट there are two conditions are there. First condition, the difference between total revenue and total cost should be positively maximized, and second, the total profit falls more after the output are produced. क्योंकि हमने पहले कंडीशन भी, अगर आपको याद है जब मैं आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लिखवा रही थी, उसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि पहली कंडीशन क्या है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट से टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट निकाल दूंगी तो मेरा प्रॉफिट ही तो आएगा। तो मैं चाहती हूँ पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आउट मतलब अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा तो नेगेटिव आउटपुट है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरा रेवेन्यू ज्यादा हो। दैट इज वाई हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव हमारा प्रॉफिट, मतलब पॉजिटिव आउटपुट ज्यादा निकले और मैक्सिमम लेवल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो मेरा प्रॉफिट है गिरना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है साथ में, तभी मैं बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे लिखी हुई ये कंडीशंस मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। पहली कंडीशन कौन कौन सी है? द टू कंडीशंस, ठीक है, रुको, ठीक है। द टू कंडीशंस आर, फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन total revenue and TC is positively maximized, and second is the total profit falls as more units of output are produced. ये मेरे पास दो कंडीशंस हैं जिसका सभी को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझ गए ना सभी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पहला क्या पॉइंट है कि अगर मैं बात करती हूं कि दो अप्रोचेस हमें पढ़ना है ना। पहला अप्रोच हम क्या पढ़ रहे हैं? TRTC अप्रोच। पहला अप्रोच का पहला पॉइंट यह कहता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम पॉजिटिव हमारा आउटपुट होना चाहिए, है ना, यानी हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि तुरंत इसके बाद क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट मेरा गिरना चाहिए विद द इंक्रीज इन आउटपुट। क्लियर? अगर ये दोनों कंडीशंस मेरी फुलफिल हो रही हैं तो TRTC अप्रोच के थ्रू हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसमें भी दो सिनेरियो आएंगे, जब मेरे प्राइस कांस्टेंट है और जब मेरा प्राइस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, so when the price remains same at all levels of output, each producer aims to produce that level of output at which he can earn the maximum profit, है ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सामान बेचें, ऐसे पॉइंट पर सामान बेचें जहां पे हमें लगे कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। तो ये हमारे पास पूरा स्केड्यूल गिवन है, सभी को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमारे पास आउटपुट्स गिवन है कि कितना मैंने सामान बेचा है,
1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मैंने अपने आउटपुट्स सेल करने के लिए बढ़ाए हैं। प्राइस मेरा कांस्टेंट हमने रखा है, प्राइस मेरा कांस्टेंट है 5 5 5 5 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, टोटल रेवेन्यू मुझे यहाँ पे गिवन है और टोटल कॉस्ट भी मुझे यहाँ पे गिवन है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टोटल रेवेन्यू तो आपका निकल के आ जाएगा, आपको बेसिकली इससे इनटू करना है। टोटल कॉस्ट आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट तो मेरा गिरता ही है ना, पर यूनिट कॉस्ट तो गिरेगा ही, सो दैट इज वाई कॉस्ट मेरा ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है। अब देखो हमें देखना है कि प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और यही हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज्ड हो। तो लेट्स सी, अगर मैं टोटल रेवेन्यू मेरा 0 है, टोटल कॉस्ट मेरा 5 है, मतलब मेरे जेब से 5 रुपये और चले गए, -5। टोटल रेवेन्यू मेरा 5 था, टोटल कॉस्ट मेरा 3, मतलब 3 रुपये लगे, अर्निंग मेरी 5 रुपये को ही, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली 5 9 9 8 6, तो आप देखो कि आप इक्विलिब्रियम पे कब हो। आप देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट का अटेन किया है 9 और 9, दो जगह 9 आया है। और उसके बाद क्या हो रहा है, आपको देखना है पहला कंडीशन क्या है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो दो कंडीशंस आ गई मेरे पास, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या बोलता है कि आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज होना चाहिए। पहली कंडीशन हो गई टिक मार्क। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि प्रॉफिट गिरना चाहिए भाई साहब। तो अब देखो प्रॉफिट गिर रहा है क्या, अरे नहीं ये तो सेम है, तो मतलब ये मेरा प्रोड्यूसर एट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये 9 है, इसके बाद आप देख रहे हो कि ये तो 8 हो गया, मतलब प्रॉफिट गिरा, मतलब ये जो लेवल है ये मेरा प्रोड्यूसर्स एट इक्विलिब्रियम रहेगा, बिकॉज दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम भी आया और उसके तुरंत बाद प्रॉफिट गिरने भी लगा। क्लियर? सो दैट इज वाई ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला जो मेरा पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज इसके बाद फिर से 9 आ रहा है, गिर नहीं रहा, कांस्टेंट है। क्या कंडीशन कहती है कि जब आपने मैक्सिमम अटेन कर लिया उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो अपना प्रॉफिट है सॉरी वो गिरना चाहिए। यहाँ पे गिर नहीं रहा ना, एक तरीके से कांस्टेंट है, इसलिए ये वाला फंडा नहीं चलेगा। ये वाले केस में आप देखो जब हम लोग 4 यूनिट्स बेच रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल अटेन किया और उसके बाद क्या हो रहा है 8 पे आ गया, गिरने लग गया और आउटपुट, मतलब ये वाला हमारे लिए बेटर सिचुएशन है, यही मेरा एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। समझ गए सभी? अब देखो इसमें देखेंगे हम, अब थोड़ा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट आपका पहले बिल्कुल माइनस में था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और फिर बहुत इंक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो रहा है ना, विद द इंक्रीज इन आउटपुट प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन चालू रखेगी, बिकॉज उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे अपना कंपनी प्रोडक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से चालू रखेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बाद जाओ, प्रॉफिट मेरा यहाँ पे गिरने लग गया, मतलब यहाँ पे आप कंपनी को बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम लेवल आपने अटेन कर लिया है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे सिचुएशन में, तो अभी आपको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप लॉस में चले जाओगे। तो आपको क्या ये पूरा डायग्राम समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े हम स्टूडेंट्स, चलो क्लियर। तो यही चीज को पूरा समझाया गया है, हम जल्दी से ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा पूरा ग्राफ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा ग्राफ है ना, जो टोटल रेवेन्यू जो प्रॉफिट का हमारा पूरा ग्राफ आ रहा है, सेम उसी चीज को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। अब ये वाला जो ग्राफ है आपके बुक्स में नहीं गिवन होगा, बिकॉज ये थोड़ा हायर लेवल और हायर स्टडीज के लिए है, लेकिन स्टिल मैं आपको ग्राफ दिखाने के लिए क्या कैसा दिखेगा। इट इज नॉट इन योर कोर्स, डू नॉट वरी, बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन सो दैट आपको एकदम से समझ आए कि कैसे ग्राफ बनते हैं। डन? ओके, क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन कब है मेरे पास, व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। अभी तो मेरा प्राइस कांस्टेंट था तो इतना कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या हो रहा है कि मेरे प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, मतलब हम इम्परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे।
सो लेट्स सी नाउ प्राइस इज फॉलिंग विद द राइज इन आउटपुट। आउटपुट देखेंगे सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 मेरे पास आउटपुट गिवन है, प्राइसेस मेरे फॉल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो बिल्कुल प्राइस इनटू क्वांटिटी यहाँ पे हो रहा है। लिस्ट का डिफरेंट कलर है ना, थोड़ा दूसरा कलर ले, चलो यस। तो प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, टोटल रेवेन्यू हमने निकाला, टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास, प्रॉफिट होता है बेसिकली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कंडीशंस वही रहेंगी, भली सिचुएशन अब बदल गई है लेकिन कंडीशंस वही रहेंगी, है ना, कि पहले आपका मैक्सिमम आपका प्रॉफिट आना चाहिए और उसके बाद प्रॉफिट आपका कंटिन्यूसली गिरना चाहिए, कंडीशंस वही रहेंगी। तो आपने प्रॉफिट निकाला, कैसे निकलता है प्रॉफिट, जब मैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को सबट्रैक्ट करती हूँ। -2 4 7 10 10 5 एंड -3। पहली कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन ये कहता है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम पॉजिटिव आना चाहिए आपका आउटपुट, है ना। तो आपने डिफरेंस देखा कि यहाँ पे 10 है, वाह भाई वाह, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन इस 10 के बाद का प्रॉफिट गिर रहा है, नहीं, इस 10 के बाद गिर रहा है, मतलब ये वाला लेवल क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। बिकॉज पहली कंडीशन क्या कहती है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो चीज़ हमने देखी यहाँ पे। समझ गए क्या इन सारी बातों को सभी, आगे बढ़े, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, 10 के बाद क्या हो गया, 5 की वैल्यू आ रही है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो गिर रहा है, तो अब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। ये है आपका प्रोड्यूसर्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। कंडीशंस वही रहेंगी दोनों सिनेरियो में। डन, द कंडीशंस विल रिमेन सेम, क्लियर। अब इसको एनालाइज करो जल्दी से। ये वाले कंडीशन में आप देखोगे कि प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, इसलिए क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते चले जाओगे। इस वाले कंडीशन में प्रॉफिट नहीं कमा रही बल्कि घाटे में जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज जितना ही मैक्सिमम प्रॉफिट हम अटेन कर सकते थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। समझ गए सभी, आगे बढ़े, ओके, क्लियर। तो ये भी आपको पूरा इसका ग्राफ गिवन है, जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। हो सकता है कि आपके कोर्स में आपके क्लास में TRTC अप्रोच ना पढ़ाया हो, बिकॉज अधिकतर स्कूल्स में MRMC अप्रोच को ही फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा काम है कि जो भी चीज़ें हैं सब कवर करते हुए चलना, सो वी आर कवरिंग इट ऑल, क्लियर। ये आपको आपके पावर बूस्टर सेशन वाले में गिवन होगा बुक्स में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह हमारा फॉलो होता है मैक्सिमम स्कूल्स में, वी आर गोइंग टू कवर दिस। तो जब मैं बात करती हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अगेन वही चीज़ आती है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना है किसी भी प्रोड्यूसर को, ये क्या होता है मेरा फंडा होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सो एज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रॉफिट रिवॉल्व्स अराउंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच, ठीक है। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था ना TRTC अप्रोच, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस हैं। उस वाली कंडीशन में क्या बोलते थे कि आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। इसमें डिफरेंस नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने ये वाला सिनेरियो अटेन कर लिया है और उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो आप समझ जाना कि आपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। तो यहाँ पे कंडीशन अलग है, याद रखना, माइनस में नहीं है। पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं, दैट marginal revenue should be equal to marginal cost, and second condition is that marginal cost will be greater than marginal revenue after you complete the first condition। याद रखना, दो कंडीशंस का मतलब ही है कि पहली वाली कंडीशन अगर आपने पूरी कर ली है ना, अगर आपने पहली वाली कंडीशन पूरी कर ली तभी आप दूसरी कंडीशन पे जाओगे। अगर आपकी पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो आप दूसरी कंडीशन पे नहीं जा सकते, क्लियर। तो इसलिए दोनों कंडीशंस फॉलो होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकंड कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। दो अप्रोचेस हमने पढ़ने हैं, एक है हमारे पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। पहला क्या बोलते हैं, दैट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट शुड बी मैक्सिमम, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि उसके बाद क्या होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट
गिरना चाहिए, ठीक है। वहीं पे जब मैं MRMC अप्रोच के बारे में पढ़ती हूँ स्टूडेंट्स, इसमें क्लियरली लिखा है पहला चीज क्या है, दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ये है कंडीशंस, दोनों कंडीशंस अलग अलग है, तो अलग तरीके से हमें सॉल्व करना रहेगा। क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, डन। तो ये दोनों कंडीशंस दोनों अप्रोचेस में अलग है और दोनों फॉलो होनी चाहिए। क्लियर? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, MRMC अप्रोच में पहला कंडीशन क्या है, दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो एज लॉन्ग एज MR इज स्मॉलर देन MC, मतलब आपको समझना है कि पहला कंडीशन है, एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट, द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस मोर यूनिट्स टू सेल यूनिट्स अंटिल द लेवल इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एट दिस पॉइंट द प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू विद द सेल ऑफ वन मोर यूनिट, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट का भी सेम रहता है, दैट इज TCN माइनस TCN माइनस 1। तो जब तक आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, आपके लिए तो अच्छी सिचुएशन है कि भाई आप ज्यादा कमा रहे हो, खर्चा आपने कम किया, ज्यादा आप कमा रहे हो। जैसे ही आपको लगता है कि यार कॉस्ट ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, मतलब कि मेरे लिए घाटे का सौदा है। सो दैट इज वाई जो पहली कंडीशन मेरी यहाँ पे ये है ना, दैट मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये यही कह रहा है। सबसे पहला क्या सिचुएशन आता है कि रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, मतलब हम लॉस वाली सिचुएशन में जाने लगते हैं। ये जो पीरियड रहता है वो कंपनी का ग्रोथ का पीरियड रहता है, जब वो अच्छे से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों एट इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, और उसके बाद कॉस्ट ज्यादा होने लगता है, तो आपको समझ आ जाता है कि इससे ज्यादा मैं प्रॉफिट मार्केट में नहीं कमा सकता। क्लियर? समझ गए? तो ये उसका पूरा सिनेरियो आपको गिवन है। ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन? समझ गए सब इस बात को? आगे बढ़े ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू। सो आफ्टर MR इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, इफ द प्रोड्यूसर स्टिल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, एवरी एडिशनल यूनिट विल लीड टू मोर कॉस्ट एंड लेस रेवेन्यू, दैट्स डिक्लाइनिंग द प्रॉफिट। तो इसके बाद क्या होगा, अगर इस सिचुएशन के बाद भी when MR is equals to MC, आप उसके बाद ही प्रोडक्शन को चालू रखते हो, उसके बाद आप देखोगे कि आपका खर्चा ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, मतलब आपको लॉसेस होना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट आपके कम होना हो जाएंगे, right? So that is why marginal revenue is equals to marginal cost is a situation of producer's equilibrium, but it is not enough to ensure that it is the right point of producer's equilibrium because there can be more than one point. अब हमें ये जानना है, सबसे बड़ा confusion ये रहता है कि मैंने हमेशा बोला है कि दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होनी चाहिए। कई बार हो सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एक ही पर्टिकुलर सिनेरियो में 2-3 बार हो। अभी हम लोग जब शेड्यूल देखेंगे तो आप समझोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है, कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। जब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होती है ना, तभी हम उस चीज को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। So it is important to see that after which point MC is greater than MR to determine the right point of producer's equilibrium. Clear? Screenshot लेंगे सभी इसका जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done? आगे बढ़े। Now, producers at equilibrium when price remains constant, price remains constant मतलब हम लोग perfect competition की बात कर रहे हैं। सिचुएशन के सिनेरियो दो रहने चाहिए, पहले MR इज इक्वल्स टू MC, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। चलो, सो लेट्स सी, यहाँ पे प्राइस मेरा कांस्टेंट है 10 10 10 10 10, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। कौन सा सिचुएशन है ये? परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। हम आउटपुट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आउटपुट मेरा इंक्रीज होता चला गया। टोटल रेवेन्यू मुझे गिवन है, टोटल रेवेन्यू से मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकती हूँ, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, TRN माइनस TRN माइनस 1, एंड सिमिलरली टोटल कॉस्ट से मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है? इस पे, मार्जिनल रेवेन्यू पे और मार्जिनल कॉस्ट पे।
इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट वाले सिनेरियो पे भी नहीं जाना। आप देखो कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का सबसे पहले कब इक्वल हो रहे हैं, बिकॉज पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन मेरी यही है स्टूडेंट्स कि दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड सेकंड क्या है, दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10। अच्छा, ये तो इक्वल हो गए भाई, हो गए क्या इक्विलिब्रियम पे, देखते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, 10 7 है, 10 6 है, 10 10 है। ओके जी, बढ़िया, इक्विलिब्रियम लेवल अटेंड कर लिया दो जगह। पॉसिबल है कि नहीं? कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे भी अटेन कर लिया 10 10, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कितना है 7, मार्जिनल रेवेन्यू 10, मतलब 7 रुपए लगा रहे हो, 10 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए का तो अभी प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब आप अच्छी सिचुएशन में चल रहे हो, मतलब आप प्रोडक्शन करते रहो, रोकने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे नहीं आए, मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन नहीं किया है। सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। उसके बाद आप देखो कॉस्ट लग रहा है मुझे 12, कमा मैं रही हूँ सिर्फ 10, मतलब 2 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, मतलब ये कंडीशन सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मैं ये वाले सिनेरियो को मैं बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर जो है इज एट इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हुई हैं। इससे पहली वाली कंडीशन में फुलफिल नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। समझ गए सभी? आगे बढ़े हम, पक्का? चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल MR इज इक्वल टू MC 2 बार आया है, लेकिन फॉलो तभी हो पाएगा जब उसके बाद हमारा कॉस्ट ज्यादा है। अब हमें पता है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, और जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू DD, दैट इज डिमांड कर्व। तो मुझे पता है कि मेरा जो कर्व बनेगा AR/MR का ऐसा बनेगा, और मार्जिनल कॉस्ट तो होता ही ऐसा है, सो दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्ट हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। दो जगह इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज दो जगह 10-10 आया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 10 आया था, यहाँ पे भी 10 आया था, 2 बार इंटरसेक्ट किया मतलब, सो दैट इज वाई आप देखोगे यहाँ पे भी पहला यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। लेकिन इसके बाद भी वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कमा रहे थे, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा था हमारा, है ना, रेवेन्यू का ऊपर वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी रेवेन्यू हम ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन आप देखो ये वाले पॉइंट के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, की मेरा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू मेरा इतना ही रह गया, मतलब ये सिचुएशन मेरी आ गई है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, कि इससे ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकती। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनाएंगे सभी, देखो, ठीक है, सबसे पहले याद रखना कि मेरा जो ग्राफ है AR/MR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व लिख दोगे सबसे पहले आप। उसके बाद हमने पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसे ही जाता है, तो यहाँ पे आपने लिखा, तो जो जगह इंटरसेक्ट करता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट होगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। क्यों? बिकॉज इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, MR इज इक्वल्स टू MC, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज वाई ये वाला फॉर्मूला हमारा फॉलो होगा। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। डन? समझ गए सभी? देखो अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे ही बनी हुई है, क्लियर हो गया? समझे ये वाली बात को? याद रखना MR/MC अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जगह आपको पता चलेगा कि यही वाला फंडा फॉर्मूला जो है हमारा बिल्कुल चलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। बढ़े आगे, पक्का? चलो, पूरा ये आपका जो डायग्राम है, मैंने अभी जो आपको पूरा बना के दिखाया है ग्राफ, ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर? नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, यानी अब हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंडीशन वाली, है ना, इम्परफेक्ट मार्केट जब हमारे पास रहता है, व्हेन कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता। सो लेट्स सी,
सो इन प्राइस फॉल्स, तो अगर हमने बात करी थी AR MR की, जब प्राइस गिरता है तो MR का कर कुछ इस तरीके से जाता है और AR का कर कुछ इस तरीके से जाता है। याद है ना, अभी पढ़ा था, इसी वीडियो में पढ़ा था। याद रखनी है हर एक चीज, भूलना कुछ नहीं है। ऐसा पता है आगे का पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का भूलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लेट्स सी, अब हमारा प्राइस गिर रहा है भाई, 8 से 7 हुआ, 7 से 6, 5, 4, ऐसे प्राइस हमारा गिरता चला गया एंड हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5। क्लियर? अब मुझे क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मुझे गिवन है। मुझे सिर्फ एनालाइज करना है चीजों को। कंडीशन मेरी दो वही रहने वाली है। पहले कंडीशन क्या है, दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड कंडीशन मेरी रहने वाली है स्टूडेंट्स, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। दो कंडीशंस है मेरी, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, ये है मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू और ये है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स कंपेयर। 8 6 6 5 4 4 2 5 0 5, तो कहीं भी दो बार सिचुएशन नहीं आई हमारे लिए। लेट्स सी, अब हमने देखा कि यहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC। इसके बाद वाली कंडीशन क्या कहता है, दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मेरा मार्जिनल कॉस्ट 5 है, मार्जिनल रेवेन्यू मेरे पास 2 है, मतलब मेरे जेब से 3 रुपए गए भैया, है ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कितना था, 5, मार्जिनल रेवेन्यू था 2, मतलब आपका रेवेन्यू कम आया एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया है, हमने अटेन कर लिया है। क्लियर? तो पहला सिचुएशन क्या होता है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, जो क्लियरली मुझे ये वाली कंडीशन में दिख रहा है। दैट इज वाई ये वाला सिनेरियो मेरा पूरा सही हो जाएगा। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन? क्लियर? अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सभी देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ गिरता है इस केस में। सो दैट इज व्हाई मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा एंड MC का ग्राफ हमारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट क्या है, जहां पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, और इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? समझ गए सभी? Take a screenshot of this one fast. All of you quickly take a screenshot of this one, students. Sorry, right? Done? Clear? तो दोनों कंडीशन समझ आ गई, क्लियर हो गया आप सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। Now let's understand supply. Revenue complete, producers equilibrium complete. एक वीडियो में जो ये पूरा चैप्टर आधे महीने चला है उसको हम पूरा अभी तक फिनिश कर चुके हैं रिवीजन में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने लिए क्लैप कर लो अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। एट वन स्ट्रेच वी आर लर्निंग ऑल द फंडामेंटल्स, है ना, सारी चीजें हम सीख रहे हैं जल्दी जल्दी। पूरा रेवेन्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पूरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंप्लीट है। अब हमारे पास बचा है सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो बिल्कुल अपनी कमर कस लो, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाएंगे, कंप्लीट करेंगे आज का ये पूरा सेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, इसी बात में मुझे बता दीजिए। बोलेंगे मैम आपको बताना है, हम तो बताएंगे, लेकिन सप्लाई से आप क्या समझते हो? सप्लाई क्या होता है? हम बोलते हैं ना बड़ा डिमांड सप्लाई लगे रहते हैं, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? किसी प्राइस के बदले में आप किसी चीज को सप्लाई भी तो करते हो ना, सेल, दैट इज सप्लाई। डिमांड क्या होता है? जैसे कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर आपके पास उस चीज को खरीदने की क्षमता है, यू कैन अफोर्ड इट, यू वांट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू आर एबल टू परचेज इट, है ना, तो वो क्या होता है मेरे पास डिमांड। सिमिलरली जब मैं सप्लाई की बात करती हूँ, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम प्रोड्यूसर किसी चीज को सप्लाई करना चाहता है, दैट इज सप्लाई। याद रखना स्टॉक और सप्लाई सेम नहीं है, स्टॉक अलग चीज है, सप्लाई अलग चीज है। स्टॉक अगर सोचो मेरे पास 100 यूनिट्स का स्टॉक है, पर मैंने बोला मैं सप्लाई करूंगी सिर्फ और सिर्फ 50 का, जो मैं सेल के लिए रेडी रहते हैं, गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल, विच एज अ प्रोड्यूसर आई एम रेडी टू सेल, है ना, जो भी चीज सेल पे है जिसको मैं सेल कर सकती हूँ, ऐसा समझ लो, वो मेरा सप्लाई हो जाएगा। स्टॉक तो मतलब क्या रहता है, जितना सामान बना हुआ रखा है स्टॉक है वो तो, लेकिन जितना सामान आप बेचने के लिए रेडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन एन इकोनॉमी, दैट इज सप्लाई। तो स्टॉक और सप्लाई बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये चीज आपको मान के चलनी है। क्लियर? So the amount of a commodity a company is willing and able to provide for sale at a specific time is known as supply. At a particular point of a time in an economy,
पर्टिकुलर प्राइस पे कितने यूनिट्स हम सेल करने के लिए रेडी हैं, कितने यूनिट्स हम लोग सेल करने के लिए रेडी हैं, दैट इज सप्लाई। ठीक है, द 4 फैक्टर्स हाईलाइटेड बाय द डेफिनेशन आर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पीरियड एंड विलिंगनेस टू सेल। पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि भाई आप उस चीज को बेचना चाह रहे हैं, फिर हमारे पास कितनी क्वांटिटी में बेचना चाह रहे हैं, किस प्राइस पे बेचना चाह रहे हो, कितने समय के लिए, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। क्लियर, समझ गए? क्या हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझ गए ना सब इस बात को कि स्टॉक और सप्लाई बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से गिवन है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, समझ के चलना है। इसी से हम समझेंगे सप्लाई को। ठीक है, तो जो भी डिमांड में आपने पढ़ा था, डिमांड में जो भी पढ़ा था ना स्टूडेंट्स आपने, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था? कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो भी आप सप्लाई में पढ़ने वाले हो, सप्लाई में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। तो जो भी अभी सोचा उसको पूरा उल्टा करना पड़ेगा, जो भी डिमांड ने पढ़ा पूरा उल्टा करके समझना पड़ेगा आपको सप्लाई वाले केस में। रेडी एवरीवन? चलो, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई? क्विकली देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी मतलब कितना आप बेचने के लिए सामान रेडी हो, दैट इज सप्लाई। अभी मैंने आपको समझाया ना कि स्टॉक और सप्लाई सेम नहीं होते। It doesn't show how much the company sells, rather it shows the willingness or how much the firm is willing to sell. Stock अलग है, रेवेन्यू अलग है, सप्लाई अलग है, तीनों कॉन्सेप्ट्स अलग है। ध्यान से समझना। स्टॉक समझना, 100 यूनिट्स का मेरे पास स्टॉक है, सप्लाई के लिए मैं रेडी हो गई 80 यूनिट्स के लिए। अब इस 80 यूनिट्स में से सिर्फ 60 यूनिट बिके, तो 60 यूनिट का जितना पैसा आएगा वो रेवेन्यू होगा, याद रखना। लेकिन सप्लाई कितने की है मैंने? 80 यूनिट्स। तो जब मैं सप्लाई की बात करूं, मैं ये नहीं बोल रही कितने बिके, मैं ये बोल रही हूँ कि कितना मेरी बेचने की यहाँ पे इच्छा है। इट इज अ विलिंगनेस टू सेल। कि अगर कोई कंपनी के पास बहुत ज्यादा स्टॉक रखा है, उसमें से कितना सामान वो कस्टमर को बेचना चाह रही है, वो पूछ रहे हैं आपसे सप्लाई में। ये नहीं पूछ रहे कि कितना बेच दिया और कितना पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया, दैट इज रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ से आपसे पूछ रही हूँ कि कितना हमें सेल करना चाहिए, आप कितना चाहते हो सेल करना। विलिंगनेस टू सेल, हाउ मच कमोडिटी, हाउ मच यूनिट्स। मैंने बोला सिर्फ 80 यूनिट्स, तो वो सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सो दैट इज वाई जब मैं बात करती हूँ रेवेन्यू अलग है, स्टॉक अलग है और मेरा सप्लाई अलग है। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कॉम्प्रोमाइजेस द एंटायर स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। जब भी मैंने बताया आपको, है ना, जो पूरा एंटायर स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इट शोज द क्वांटिटी दैट अ कंपनी इज प्रिपेयर टू सेल इन द मार्केट फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, Panasonic's market supply of TV set does not represent the complete available stock of TV set. It is the quantity that Panasonic is prepared to sell in the market. जैसे कि हमें तो पता है ना यार, गोडाउन स्टॉक में कितना सारा सामान रखा रहता है, लेकिन उसमें से कितना सामान हम अभी बेचना चाह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो मेरा सप्लाई है। ठीक है? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेवेन्यू, स्टॉक एंड सप्लाई आर 3 डिफरेंट टर्म्स, दे कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। Hopefully this doubt is clear. All of you take a screenshot of this one fast. Done students? आगे बढ़े हम? ठीक है। Supply is always expressed in terms of a price. सप्लाई को हमेशा प्राइस के टर्म्स में ही एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितने प्राइस पे आप कितना सामान बेचने को रेडी हो। अगर हम कई बार हम बोलते हैं ना कस्टमर्स, क्या हम तो इतने प्राइस पे नहीं लेंगे भाई, ये तो बहुत महंगा है। तो सिमिलरली प्रोड्यूसर्स का भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वही बोलेंगे भाई इससे इतने कम प्राइस में हम नहीं बेच पाएंगे, 100 रुपए की चीज में ही बिकेगा ये, इससे कम में नहीं बिकेगा। तो इसलिए सप्लाई को हमेशा प्राइस के टर्म्स में हम देखते हैं कि कितने प्राइस पे कितना सामान आप बेचने को रेडी हो। ठीक है? सो सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इट इज बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, द अमाउंट सप्लाइड मे ऑल्सो बी चेंज। क्लियर? गॉट इट? सेकेंड क्या है मेरे पास? सप्लाई इज ऑलवेज कंसिडर इन टर्म्स ऑफ अ पीरियड, कि कितने समय के लिए आप सप्लाई करना चाह रहे हो। सो सप्लाई इज द क्वांटिटी दैट अ बिजनेस इज विलिंग टू प्रोवाइड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, एक दिन में, एक साल में, एक पर्टिकुलर मंथ में। सो दैट इज वाई सप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, और स्टॉक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता ही है। तो सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना सप्लाई करने के लिए रेडी है। जैसे कि आपने बोला कि भाई ये जो दिवाली सीजन मेरे पास आया है अभी, है ना, दिवाली सीजन है, मुझे कैसे भी करके 100 यूनिट्स तो है ही मेरे फॉर सेल, 100 यूनिट्स तो है ही मेरे फॉर सेल। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है? क्लियर? समझे कि नहीं समझे?
क्लियर? दोनों चीजों को लिखेंगे अच्छे से, जल्दी से अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक्स में, या तो आप अपने पॉइंट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विच एवर यू फाइंड इजी एंड कन्वीनियंट, बट यू विल हैव टू डू समथिंग और द अदर थिंग। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी सिमिलर टू डिमांड, जैसे कि डिमांड में भी हमारे पास दो तरीके की डिमांड होती है। एक मेरे पास क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड, उसको मैं आईडी लिख देती हूँ, और एक मेरे पास होती है मार्केट डिमांड। सिमिलरली मेरे पास सप्लाई में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मेरे पास होता है मेरे पास इंडिविजुअल सप्लाई, और एक मेरे पास होता है मार्केट सप्लाई। ठीक है, चलो कुछ अच्छा सा कलर लेते हैं। चलो, तो जब मैं बात करती हूँ मेरे इंडिविजुअल सप्लाई की, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या रहता है, सॉरी डिमांड की, क्योंकि हम डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो मैं पहले वो समझाती हूँ कि वन सिंगल कस्टमर एक सिंगल गुड की क्या कीमत देने को रेडी है, क्या डिमांड कर रहा है। वहीं भी मार्केट डिमांड क्या रहता है, ऑल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए, एंड वन गुड, यानी एक ही कमोडिटी से हम कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली सप्लाई की जब हम बात कर रहे हैं कि वन सिंगल सेलर कितनी कमोडिटी बेचने के लिए रेडी है, जब हम एक ही गुड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या रहता है, मार्केट की जब हम बात करते हैं, ऑल सेलर्स अरे भाई ये रवि नहीं हो रहा है, वेट हो गया, ठीक है जी। एक ही कमोडिटी की बात करेंगे, यहाँ पे ऑल सेलर्स, तो मार्केट में सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल से एक रहता है। सप्लाई है तो सेलर्स आ जाएंगे, और अगर डिमांड है तो कस्टमर्स आ जाएंगे। क्लियर? सो दैट इज वाई, जैसे कि डिमांड में दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वैसी सप्लाई में भी इंडिविजुअल सप्लाई होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सर्टेन कंपनी इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। वहीं पे मार्केट सप्लाई क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ गुड दैट ऑल द बिजनेसेस आर विलिंग टू रेडी एंड ऑफर सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब यहाँ पे सारे बिजनेस आ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंपनी आती है ना, सेलर की ही बात हो रही है, कंपनी का मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? बढ़े आगे, चलो। सप्लाई एंड स्टॉक वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्विकली रीड कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? द वर्ड सप्लाई एंड स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी आर फ्रीक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली, जो मैंने अभी बोला बिल्कुल नहीं है। स्टॉक डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी दैट इज ऑन हैंड विद द कंपनी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम। ऑन द अदर हैंड, सप्लाई रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द स्टॉक दैट इज प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोवाइड फॉर द सेल। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर ये स्टॉक है तो इसमें से कितना हम सप्लाई करने को रेडी है। ठीक है, तो जब मैं स्टॉक की बात करती हूँ, स्टॉक एक मेरा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहीं पर सप्लाई मेरा एक नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज हम बात करें कि इतने बड़े स्टॉक में से कितना परसेंटेज आप सप्लाई करने को रेडी हो। क्लियर? सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। सॉरी, यू हैव टू रिमेंबर कि स्टॉक अलग चीज होती है स्टूडेंट्स, एंड सप्लाई मेरी अलग चीज होती है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, है ना? क्लियर? चलो, तो स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई, सिंपल सी बात है। सप्लाई क्योंकि उसका छोटा सा पार्ट है ना स्टॉक का, तो सप्लाई से कम तो स्टॉक नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस, इफ अ वेंडर हैज 90 tons of rice in his godown and is willing to sell 50 tons of it for ₹50 per kilogram, the supply is 50 tons while the stock is 90 tons. You can take a screenshot of this as an example. हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स खुद ही अभी बता दिए, लेकिन ये लिखा हुआ है तो आपको अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, चलो। अब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, डिटर्मिनेंट्स हमने डिमांड के पढ़े थे, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। अब सेम हमें इंडिविजुअल सप्लाई का भी पढ़ना है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स को आप फैक्टर्स की तरफ भी लिख सकते हो, जो एक तरीके से आपकी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल कंपनी को जो इम्पैक्ट करते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई में पढ़ेंगे। सेम मार्केट सप्लाई के लिए भी कुछ एडिशनल फैक्टर्स होंगे जो हमें पढ़ने रहेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई का देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। पहला हमारे पास हमेशा से रहता है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जो सामान बनाते हैं आपके लिए। फिर हमारे पास आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड कंसेशंस।
एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। देखो सप्लाई का एक फंडा रहता है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, है ना, इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देती हूँ। डिमांड का क्या रहता था, अगर प्राइस बढ़ता था ना तो डिमांड कम हो जाती थी, इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों? बिकॉज हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है डिमांड में। आप खुद सोचो, अगर मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हो तो आप बोलते हैं भाई हम नहीं खरीद ले, जब सस्ती हो जाएगी तब खरीदेंगे, सेल आने दो तब खरीदेंगे। सिंपल सा फंडा रहता है कि भाई अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तभी हम खरीदेंगे, क्योंकि महंगी चीज़ें हमें नहीं खरीदती एज अ कस्टमर। अब आ जाओ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। कोई चीज़ तभी बेचेगा जब उसे पता जितनी महंगाई में सामान बेचूंगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट आना है। तो ये समझ लेना, यहाँ पे होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमेशा सप्लाई बढ़ता है, ये बिल्कुल अपोजिट है डिमांड के, याद रखना। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बिकॉज फायदा होगा ना। अगर पहले वो चीज़ 100 रुपये में बिक रही थी, अब वही सेम चीज़ 300 रुपये में बिक रही है, तो भाई मेरा प्रॉफिट हुआ ना। सो दैट इज वाई मैं चाहूंगी कि प्राइस बढ़े। तो एवरी सेलर, एवरी कंपनी विल रियली वांट कि प्राइसेस बढ़े। वहीं पे कस्टमर का उल्टा रहता है, उसे प्राइस कम करो तभी हम खरीदेंगे। तो दोनों के बीच में क्या रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है, जिसको हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ सप्लाई की, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन रहता है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। क्लियर? तो जो हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जो भी अगर प्राइस है, अगर कोई सामान महंगा बिक रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट? सो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग इट्स सप्लाई। अ कमोडिटीज प्राइस एंड सप्लाई आर टिपिकली डायरेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा। It indicates that as the price of a specific commodity rises, the quantity supplied also increases and vice versa. It occurs because there are greater chances of making a profit at a higher prices. It encourages the company to increase the number of goods as it increase the sales in the market. So you need to remember कि जब भी मेरा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट वाला सिचुएशन हो जाएगा। किसके लिए? सप्लायर्स के लिए। Clear? So that is why whenever there will be increase in price, they will increase their supply because उस प्राइस पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप समझ जाओ, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी हम बढ़ाएंगे। Clear? All of you will take a screenshot of this one. So that is why price directly related. Done students? Clear? So whenever there will be increase in price, the profit will increase and simultaneously the supply will also increase. क्लियर? समझ गए सभी? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब ये कैसे इंपैक्ट करते हैं सप्लाई को? जैसे कि हमने पढ़ा था ना, डिमांड में एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, वैसे हमें सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। So resources have multiple uses and thus in addition to the commodities price, other commodity price also influence how much the resource is supplied. Other goods become more profitable in comparison to the given commodity when the price rises. जैसे कि कोविड-19 में क्या हुआ था, सब अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर अचानक से क्या हो गया, हाइजीन वाले, पर्सनल हाइजीन और ये हैंड वॉशेस और सैनिटाइजर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह ने सबने रिकमेंड किया कि भाई हाथ धोने पड़ेंगे आपको, कहीं भी आप जाओगे, टच करोगे, किसी मिलोगे, आप हाथ जरूर धो, सैनिटाइज करो। तो सैनिटाइजर्स के प्राइस बहुत बढ़ गया। तो जैसे ही सैनिटाइजर्स का प्राइस बढ़ा, सबको लगा एक मार्केट अपॉर्चुनिटी आ गई, बिकॉज जब जब प्राइस बढ़ेगा उसका सप्लाई बढ़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे आप। भाई 30 रुपये का सैनिटाइजर 240-200 से ऊपर बिका है, तो आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से सबने डिमांड कर दिया। तो भाई जो कोई सी कंपनी हो, भाई चाहे वो तेल बनाती हो, चाहे वो पेंट बनाती हो, सब बनाने लग गए सैनिटाइजर। क्यों? बिकॉज उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर सैनिटाइजर इतना ज्यादा बिक रहा है, इतना हाइप होके बिक रहा है, तो हमें भी प्रॉफिट कमाएंगे। और काफी लोगों ने कमाया भी प्रॉफिट। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे सैनिटाइजर का यूज कम हुआ तो सब वापस कंपनी में आ गए जिसमें काम करते थे। लेकिन हाँ, उस ड्यूरेशन के लिए जरूर उन्होंने खूब फायदा कमाया है ना, स्पेशली फार्मेसी वाला जितना भी सेक्टर है। तो जब हम बात करते हैं, ऐसा जब भी कोई सिचुएशन आता है जब किसी और चीज का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा सामान बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो मुझे पता है कि यार इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, बहुत ज्यादा सस्ता बिक रहा है, तो प्रोडक्शन इसका कम करने लगते हैं लोग। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि जितना सस्ता कोई चीज़ बिकेगी उतना कम प्रॉफिट हमें मिलेगा। सो दैट इज़ वाई जिस भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा होता है, अगर सपोज मैं कोई कॉफ़ी बना रही हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी तो कोई पी ही नहीं रहा, इसका तो प्राइस गिरता जा रहा है, मैं देख रही हूँ यार वहाँ पे अलग कोई तंदूरी चाय बड़ी बिक रही है, तो मैं हटाऊंगी, हटाओ कॉफ़ी को, और मैं भी तंदूरी चाय का खोलने लगूंगी दुकान। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका सप्लाई मतलब जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा में बिक रही है वो है ना तंदूरी चाय, चाय है लेकिन तंदूरी आगे जोड़ दे तो सबका मन कर रहा है भाई तंदूरी चाय जरूर पियेंगे हम, तो क्या हो गया, उसकी वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया, तो एवरीवन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर चाय, तो सप्लायर्स भी उस तरफ शिफ्ट होंगे, तो जहाँ भी प्राइस बढ़ेगा सप्लायर्स उस तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मेरे दूसरे रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ गया तो मैं भी उसी गुड्स को बनाना प्रोड्यूस करना पसंद करूंगी, right? So other goods become more profitable in comparison to the given commodity when their prices rise. As a result, the company switches from producing the given commodity to producing other goods with its limited resources. For instance, a farmer may decide to grow wheat on his field instead of the given crop in the price of wheat goes up. Clear? All of you will take a screenshot of this one. तो कंपनी सोचती कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस हैं इससे अच्छा मैं उस जगह लगाऊं जहां पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। आपको पता है ना व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मेरे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये मेरे पास 4 चीज़ें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे पता है कि कोई चीज़ मेरे लिए महंगा बनाना हो जाएगा तो मैं वो चीज़ नहीं बनाऊंगी, बिकॉज आपको पता है कि आप चाहते हो एज अ प्रोड्यूसर कि मिनिमम कॉस्ट में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। अगर कोई चीज़ आपको बनानी ही महंगी पड़ रही है तो आप उसको, मैं पता है कि उसमें मैं क्या ही कमाऊंगा, होता है ना कि आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन मेरा बहुत कम आ रहा है बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा है, तो फिर आपको लगता है कि यार इसमें बनाना कोई फायदेमंद वाला काम नहीं है। अगर आपको लग रहा है जैसे कि हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े कि यार रॉ मटेरियल्स ही बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, तो आप बोलते हो कि नहीं यार इसको बनाना बंद कर दे। जैसे कि आपने कोई मिठाइयों की शॉप खोली और आपको लग रहा है कि यार अभी तो ऐसा मिल्क का कोई प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा मिल्क महंगा आ रहा है, तो आपने सोचा यार अभी मिठाइयाँ वाला बिजनेस अभी रहने दो। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि आप उसमें ज़्यादा कमा नहीं पाओगे बिकॉज ऑलरेडी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो अपने आप सप्लाई करना नहीं चाहोगे, तो जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, इसलिए मैं सप्लाई कम करूंगी। ये चीज आपको समझनी है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स और एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन rises if the price of any or all these components or input rises. As a result, profitability declines because of which the seller decreases the commodities supply. Clear? समझ गए सभी? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। All of you quickly take a screenshot of this one. तो जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो मैं सप्लाई को कम कर दूंगी। क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास सेम चीज फिर से एक्सप्लेन की गई है। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम है, बहुत जल्दी कोई चीज बन जा रही है ना, ज्यादा मेरा खर्चा लग नहीं रहा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है तो मैं सप्लाई भी ज्यादा कर दूंगी। So rise in the profit margin based on the decrease in the price of manufacturing inputs। अगर cost of production मेरा कम आ रहा है, रॉ मटेरियल्स मुझे सस्ते में मिल रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे कि बेकिंग अ बिस्किट नीड्स वेरियस इनपुट्स लाइक फ्लोर, शुगर, जैसे कि हमें आटा चाहिए, चीनी चाहिए, लेबर, मशीन सब चाहिए। If the price of one more input rises, then baking biscuits will become less profitable। वहीं पर अगर कोई चीज़ सस्ती हो गई तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो दैट इज वाई डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वाले पार्ट में? दोनों चीजों से समझना रहता है, अगर अच्छा होता है तो और अगर नेगेटिव हो रहा है तो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है कि कैसे हम किसी सामान को बनाते हैं। अगर मेरे पास बेटर टेक्नोलॉजी है,
अपडेटेड टेक्नोलॉजी है तो मेरा काम जल्दी होगा, मेरा खर्चा भी कम आएगा। वहीं पर अगर मैं किसी खटारा स्कूटर से जाऊंगी तो मुझे टाइम भी लगता है ना, वहीं पर मेरे पास अच्छी कोई गाड़ी होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, मेरा टाइम बचेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरीके की मशीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। अगर मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो कहीं ना कहीं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और अभी हमने पढ़ा है कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा हम लोग प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तो सप्लाई ज्यादा होगा। वहीं पे अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कोई खटारा सी आपने मशीन पकड़ ली है तो भाई ज्यादा टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, आप ढंग से प्रोडक्शन भी नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसा सामान बनाना ही नहीं चाहिए। क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। समझ गए सभी ये वाले पॉइंट को? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दैट इज वाई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल सा है यहाँ पे कि एडवांस एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी लोअर्स द प्रोडक्शन कॉस्ट एनहांसिंग द प्रॉफिट मार्जिन। वहीं पे इससे क्या होगा, सेलर को थोड़ा एनकरेज करेगा कि आप ज्यादा अपना सप्लाई को इंक्रीज करो। However, due to the technological degradation or complex outdated technology, the cost of production of a firm increases, resulting decline in cost. मतलब सप्लाई, इसका अगर टेक्नोलॉजी अगर मेरी खटारा हुई है ना तो क्या होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो मेरे लिए सप्लाई करना अच्छी बात नहीं रहेगी, बिकॉज मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं पाऊंगी। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? इसको बहुत सिंपल सा ही फंडा था, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। भी सिंपल सी बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो जल्दी काम होगा, जल्दी काम बनेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा तो आपके लिए बेहतर सिचुएशन है, तो सप्लाई बढ़ेगा। अगर वहीं पे खटारा चीज़ें यूज़ करोगे तो टाइम भी लगेगा, पैसा भी जाएगा और प्रॉफिट भी उतना नहीं आएगा, तो सप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ऐसे समझा करो तो बिल्कुल याद भी रहेगा और थोड़ा फनी वे में याद रहेगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंसेशंस। तो आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट के पास भी अपना खुद का कंट्रोल रहता है, और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, टैक्सेस वगैरह करती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन सिस्टम को बढ़ा दिया, यानी टैक्स बढ़ा दिया, मतलब कोई चीज़ महंगी हो गई। अगर किसी चीज़ पर टैक्स लगा देते वो सस्ती होती कि महंगी होती है? महंगी ही होती है ना, हम टैक्स बढ़ा देते हैं। तो अगर मैंने किसी चीज़ का टैक्स बढ़ाया तो अगेन क्या होगा, मेरे लिए वो चीज़ बनाना महंगी पड़ेगी। अगर जो भी चीज़ मेरे लिए बनाना महंगी पड़ेगी मैं तो नहीं बनाऊंगी एज अ सप्लायर, बिकॉज सप्लायर का काम है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो वो सप्लाई बढ़ाते हैं। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि सप्लायर्स का एक फंडा रहता है कि भाई मिनिमम कॉस्ट में उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये उनका एक बेसिक फंडा रहता है, राइट? सो दैट इज वाई अगर कोई चीज़ हम टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, अगर टैक्स मैंने बढ़ा दिए, है ना, अगर टैक्स मैंने बढ़ा दिए तो मेरे लिए खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मैं सप्लाई नहीं करूंगी। ठीक है, एक और सिनेरियो समझते हैं जल्दी से। दूसरा सिनेरियो मेरे पास ये है कि अगर टैक्स कम हो गया, कोई चीज़ मेरे लिए सस्ती मिल गई, पहले मैं 10% का टैक्स दे दी थी रॉ मटेरियल्स में, अब वो 5% का टैक्स हो गया, मतलब रॉ मटेरियल मेरे लिए और सस्ता हो गया। तो जब मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा तो मुझे पता है कि मेरे लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, और अगर मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगी। तो सिंपल सी बात है, बात होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की और प्रॉफिट की। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो अपने आप मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ जाएगा। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बढ़ जाएगा। क्लियर? सो दैट इज वाई हमारा मेन फोकस किस पे रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, या हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक और चीज बोलते हैं, दैट इज इनपुट्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स की बात हो रही है। सो दैट इज वाई जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स टैक्स और कंसेशंस की, हम यही चीज को बोलते हैं, व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, रिजल्टिंग इन अ डिक्लाइन इन सप्लाई ड्यू टू द लोअर प्रॉफिट margins. However, when the government provide tax reductions and subsidies, it increases supply as it becomes more profitable for the firm to supply their goods. अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी बनाने में तो मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो मैं ज़्यादा चीज़ें अपना सप्लाई बढ़ा दूंगी। तो सेम चीज़ों का हमने यहाँ पे बोला है, टैक्स जब बढ़ जाता है और टैक्स जब कम हो जाता है। क्लियर? समझ गए? एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स।
डन, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। So in general, the supply of a commodity increases only at higher prices since it achieves the profit maximization objective of the firm. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है, अगर कोई फर्म चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो तो क्या कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा प्राइसेस का लेवल बढ़ा दूँ, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं अपना सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी। वहीं पर अगर किसी का होगा कि मुझे सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़्यादा सामान बिके, तो हो सकता है कि उसमें वो प्राइस को कम भी कर दे। डिपेंड करता है कि किसी फर्म का गोल क्या है ना, कि आपका लाइफ में क्या गोल है वो आपके एक्शंस को डिसाइड करता है ना। सिमिलरली किसी फर्म का क्या गोल है वो उसके एक्शंस को डिफाइन करेगा। अगर वो चाहता है कि नहीं यार मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि जब ज़्यादा प्राइसेस होंगे तभी मैं उस चीज़ का सप्लाई को इंक्रीज करूँ, राइट। सो एज सीन हेयर इन जनरल द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट हायर प्राइसेस सिंस अचीव द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। However, because of the changing trend, some business willing to supply more even at the rates that do not maximize their profit. Such business wants to expand their reach and new markets and improve their image. तो कुछ लोगों के लिए होता है कि नहीं अभी तो हम नए नए आए मार्केट में, थोड़ा लोगों को हमारे बारे में पता चले, हमारी एक इमेज बिल्डिंग हो। सो दैट इज़ वाई आप क्या करते हो कि आप कोशिश करते हो सेल्स मैक्सिमाइजेशन को, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लोगों के पास जाएगा उतनी पहचान बढ़ेगी। तो अगर प्राइसेस कम भी हैं तो भी आप सप्लाई करने को रेडी हो जाते हो। लेकिन अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं तो नॉर्मल सिनेरियो हमारा यही कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ही यही है कि अगर जब मेरा प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं सप्लाई भी ज़्यादा कर दूंगी। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। होपफुली इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं अब, है ना। चलो अब है मेरे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। अभी हमने इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मार्केट सप्लाई के बारे में। इसमें 3 नई चीज़ें और ऐड हो जाती है, जो पुरानी है वो तो है, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, कि कितने ज़्यादा फर्म्स हैं, मतलब कॉम्पिटिशन की बात हो रही है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस के रिगार्डिंग, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम लोग मार्केट डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। पहला हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ये डिटरमाइन करता है कि भाई कितना कंपटीशन है। अगर सिर्फ आप अकेले हो, आप एक मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मोनोपोली है फिर तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों टेंशन वाली कोई बात नहीं, बिकॉज आप जितना सप्लाई करना चाहते हो, जितने प्राइस में सप्लाई करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। लेकिन जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में क्लियरली लिखा है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब अच्छे खासे बायर्स हैं, अच्छे खासे सेलर्स हैं, यानी कंपटीशन अच्छा खासा है, right? So due to the vast number of producers who create the same commodity, market supply increases as the number of business in the industry increases. So जब मेरे पास large number of sellers हैं तो large number of supply भी तो होगा। However, if some businesses start leaving the industry because of losses, the supply in the market decreases. वहीं पे अगर number of जो firms हैं वो कम हो जाते हैं तो supply भी कम हो जाता है। अगर 5 लोग हैं, 5 लोग खाना बनाएंगे तो खाना ज़्यादा बनेगा ना, वहीं पे अगर कोई एक इंसान खाना बनेगा तो उतना नहीं बन पाएगा। वही बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मार्केट में ज़्यादा फर्म्स होंगे तो ज़्यादा सप्लाई होगा, कम फर्म होंगे तो कम सप्लाई होगा, ठीक है। समझे वाले पॉइंट को सभी? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। तो आपको पता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या? प्राइस एंड सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर मुझे पता है कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे कि मुझे पता होता है लोगों को कि भाई सब्जी मंडी में कि भाई ठंड में ना सब्जी महंगी होएगी, तो वो लोग ना स्टॉक बचा के रखते हैं कि ठंड में जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना तब बेचेंगे, तब हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। सो दैट इज़ वाई अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं गुड्स को स्टोर करके रखूंगी फॉर फ्यूचर। वहीं पर मुझे लग रहा है कि नहीं यार गर्मियों में तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी, प्लस प्राइस भी गिर जाएगा, इससे अच्छा अभी जितना बिक रहा है सामान आप बेच दो, अभी प्रॉफिट है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट कब होगा और सिनेरियो क्या है।
ठीक है। सो सेलर्स विल रिड्यूस देयर करंट मार्केट सप्लाई टू इंक्रीज इट्स लेटर एट हायर प्राइसेस इफ दे एक्सपेक्ट अ राइज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई आने वाले महीनों में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मैं जब तक गुड्स को स्टोर करके रख सकती हूँ, खराब भी नहीं होंगे, तो मैं बिल्कुल स्टोर करके रखूंगी, और आने वाले जब महीनों में जब वो महंगा हो जाएगा तब मैं बेचूंगी, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट जो मुझे अभी हो रहा है। वहीं पे सेलर्स विल इंक्रीज द करंट सप्लाई दे एक्सपेक्ट अ डिक्लाइन इन द प्राइसेस। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं भाई आगे जाके तो और नुकसान हो सकता है, पता चला कि मेरा बिल्कुल ही सामान नहीं बिक रहा है, इससे अच्छा कि अभी जितना बिक रहा है उतना मैं बेच देती हूँ, तो कम से कम मुझे नुकसान होगा। तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। अगर फ्यूचर में प्राइस अगर अच्छा मिलेगा तो मैं अभी सामान नहीं दूंगी, अगर मुझे लग रहा है नहीं भाई फ्यूचर में और घाटा हो सकता है तो मैं अभी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स। नाउ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन द अदर, अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मुझे पता है, जैसे कि आपको पता है ब्लिंकिट जो जोमेटो का एक कंपनी है, स्विगी मार्ट और ये सब इंस्टा मार्ट सॉरी है ना, ये सारे जो हमारे पास नए कॉन्सेप्ट्स आ गए मार्केट में, क्यों आए? बिकॉज ऑफ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्हें पता है कहीं भी सप्लाई करना बहुत आसान है। क्यों? बिकॉज हमारे पास ऐसा डेवलपमेंट है कि रोड्स वेल कनेक्टेड हैं, हम कहीं भी जल्दी पहुंच सकते हैं, इसलिए विद इन मिनट्स हमारे पास सामान आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज का, अगर मुझे पता है ये सिस्टम अच्छा है तो मतलब मैं जल्दी सप्लाई पहुँचा पाऊंगी, तो मुझे अलग से खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों पर, तो मेरे लिए सप्लाई बढ़ाना आसान रहेगा। वहीं पर मुझे पता है भाई कोई ऐसे इलाके में जहाँ पे ना नेटवर्क मिल रहा है, ना रोड्स है, ना कुछ है, वहाँ पर सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि और खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसे एरियाज में ज़्यादा बिजनेस करना पसंद नहीं करते हो। क्लियर? ऑल ऑफ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन, जहाँ पे हमने देखा मार्केट डिटर्मिनेंट्स के बारे में, सप्लाई के, इंडिविजुअल के बारे में भी देखा, रेवेन्यू भी पढ़ लिया, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है हम नेक्स्ट वाले रिवीजन सेशन में करने वाले हैं, लेकिन होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझते हुए, रिवीजन का वीडियो होते हुए भी मैंने कोशिश करी है कि हर एक चीज़ आपको टू द पॉइंट में समझा पाऊँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि रिवीजन है, सारी चीज़ों तो डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बेस्ट ये रिवीजन आपको मिले, जिसमें आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना, हर एक चीज़ को कवर करते हुए हम आपके लिए चले। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट बेसिक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक, राइट। एंड स्टूडेंट्स, हम CBSE के अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड्स वी also provide 3 special courses related to Vedic Maths, crash course and spoken English course is also available for all of you on this channel only, and we also provide e-notes and e-books। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, हमें अच्छे से आपको फॉलो करना है भाई, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कॉमेंट भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट ऑन इंटरनेट, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।